हमारे भारत माता की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद। और ब्रजमोहन जी विराजमान है, उनसे आग्रह है कि आप भी आए और गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ में आप सब स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय राज्यसभा सांसद श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपने लंबे अनुभव को साझा करते हुए आप सबको अपने मुखारबिंद से उद्बोधन देंगे। माननीय घनश्याम तिवारी जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बानसूर की आज जन आक्रोश सभा में उपस्थित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे कर्नल सांसद माननीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, आदरणीय श्रीमती शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, आदरणीय श्री दिया कुमारी जी, जो हमारी जयपुर की, हमारा तो मतलब पारिवारिक रूप से हम जयपुर में रहने वाले जो लोग हैं उनके वो एक तरह से सब कुछ हैं, और उनका और उनके परिवार का जो जयपुर और सनातन संस्कृति में जो योगदान रहा है, योगदान के लिए अब जो वो सांसद के रूप में कार्य कर रही हैं, उनके लिए वो यहाँ उपस्थित हैं। भाई मनीष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, लगातार काम करते रहते हैं, हमारे मित्र भी हैं, और वो हैं पार्टी के सभी पदाधिकारी। बानसूर में महेंद्र जी, देवी सिंह जी, सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ कि सबको आप जानते ही हो। मैं लगातार इन जन आक्रोश रैलियों में घूम रहा हूँ। भाई ये थोड़ी आवाज कम कर लो। 1972 में सबसे पहले गाजियाबाद में जनसंघ की यूथ विंग बनी थी, युवा संघ, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था। तब से लेकर आज तक मुझे 50 साल हो गए। 50 साल में मैंने किसी राजनीतिक दल को आज तक चुनाव के एक साल पहले राजस्थान की सभी 40,000 गांवों तक यात्रा को पहुंचाना और जन आक्रोश सभाओं को करना, यह राजनीतिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे याद है 31 दिसंबर 1980 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, शिवाजी पार्क में उनकी सभा हुई, और शिवाजी पार्क की सभा के अंत में उन्होंने 3 वाक्य बोले थे। शिवाजी पार्क की सभा के अंत में उन्होंने 3 वाक्य बोले थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो ये कमल उनके कार्यकाल में ही भारत में खिला, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में G20 का भारत अध्यक्ष बनकर उसका चिन्ह भी कमल है। अब ये कमल सारी दुनिया में खिल गया है, ये उनकी भविष्यवाणी से। अब ये रैली, ये सभाएं 2 काम के लिए हो रही है। पहला काम कि कांग्रेस सरकार ने 4 साल में काम किया, वो बताएं। दूसरा काम, मोदी जी ने क्या काम किया, वो बताएं। अब पहले काम के लिए तो बताने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि आप लोग भुक्तभोगी हो, और मैं दोनों के उनके द्वारा बोले हुए वाक्य आपको बता देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पायलट साहब उप मुख्यमंत्री थे, पायलट साहब अध्यक्ष भी थे, दोनों में तनातनी शुरू से चल रही थी। अब पायलट साहब के लिए अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि ये पायलट तो नकारा है, ये पायलट तो नालायक है, ये पायलट तो निकम्मा है, ये पायलट तो गद्दार है। ये कौन बोल रहे हैं? अशोक गहलोत बोल रहे हैं। और पायलट साहब क्या बोल रहे हैं? अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री होते हुए कांग्रेस पार्टी को 21 में ला दिया था, गर्त में डुबो दिया था। अब इसको मुख्यमंत्री रखोगे
तो फिर वो 21 सीट आएगी। तो राजेंद्र गुड़ा बोलते नहीं आप गलत कह रहे हो, 21 नहीं आएगी, एक फॉर्चून में जाने जितनी आएगी। अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, हमने पायलट साहब को कोई अपशब्द नहीं किए, हमने गहलोत साहब को नहीं कहे, लेकिन इन दोनों ने जो एक दूसरे को सर्टिफिकेट दिए हैं, अगर उन सर्टिफिकेट को इनको बांट दिया जाए कि पायलट साहब ये तो आप लो, अशोक गहलोत जी ने आपको दिया है, और गहलोत साहब ये लो आपको पायलट ने दिया है, तो फिर क्या होगा? अब फिर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही अगर संपत्ति है, नकारापन ही अगर संपत्ति है, अगर नालायकी संपत्ति है, अगर गद्दारी संपत्ति है, अगर निकम्मापन ही संपत्ति है, तो इस संपत्ति को लेकर जाओगे तो राजस्थान की जनता नालायकों को, नक्कारों को और गद्दारों को क्यों चुनेगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये उनके सर्टिफिकेट। फिर राजस्थान में सरकार बनी और सरकार में लड़ाई हुई, और लड़ाई भी चालू है। अपने यहाँ कहावत है कि खोदों की लड़ाई में, मतलब सांडों की लड़ाई में झाड़ों का नाश होता है। तो लड़ाई तो दोनों की हुई और नाश जनता का हुआ। अब वो कैसा कैसा नाश हुआ, आदरणीय दया कुमार जी ने अभी आपने कानून व्यवस्था के बारे में बताया। क्या स्थिति है राजस्थान में? महिलाओं का सम्मान करने वाला प्रांत, जौहर की ज्वाला में जलने वाले पद्मिनियों का राज, उस राज में रोज 17 रेप होते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई करती है, शर्म के नायक सरकार है, इतना कानून व्यवस्था खराब। और इसके आगे चलो, हर चीज में लीक है, टैक्स में लीक, हर काम में लीक, पेपर में लीक। और पेपर में कितनी लीक हुई? जब रीट में लीक हुई, वनपाल में लीक हुई, पेपर आउट और पेपर लीक। अगर कोई पानीदार सरकार होती तो इस पेपर लीक के मामले में इस्तीफा देकर चली जाती, लेकिन सरकार के संरक्षण में हो रहा है। हमने आरोप लगाया था रीट के टाइम पर कि ये सारा जो काम हो रहा है वो काम केवल एक कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। जब तक ऊपर का संरक्षण नहीं है तब तक ये काम नहीं हो सकता। इन सारे पेपर आउट में 80 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खराब हुआ है और करोड़ों उनके माता पिता का भविष्य खराब हुआ है। उसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है, उसके मंत्री जिम्मेदार है, उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये काम हुआ। अब भ्रष्टाचार की बात करते, कोई कह रहा था इस चीज में भ्रष्टाचार है, कोई चीज कहता इस चीज में भ्रष्टाचार है। कभी कहते बाबू को पकड़ लिया, कभी कहते उसको पकड़ लिया। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। भ्रष्टाचार की चर्चा चल रही थी तो कुंभकर्ण रावण का भाई 6 महीने से उठता था। तो एक बार वो उठ गया, 6 महीने से उठा तो उसकी दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। तो उसने अपने भाई से कहा भाई एक जरा किसी को बुलाओ बाल काटने वाले को। तो बाल काटने वाला आ गया। तो बाल काटने वाला जब बाल काट रहा था तो कुंभकर्ण को उबासी आ गई। उबासी आ गई तो वो उस तरह उसके पेट में चला गया। अब बाल काटने वाले ने कहा कमा कर क्या खाऊंगा, तो खा गया इसको। तो उसने फिर उबासी ली तो वो खुद बाल काटने वाला अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर घूमने लगा, उसमें भ्रष्टाचार को ढूंढ रहा था ना, तो घूमने लगा। घूमते घूमते उसको कोई बानसूर का पुराना आदमी किसान मिल गया। उसने पूछा रे भाई बाल काटने वाले जी आप यहाँ कैसे घूम रहे हो? बोले आप कैसे घूम रहे हो? बोले मेरा उस्तरा खो गया, उसको ढूंढ रहा हूँ। अरे बोले 6 महीने से मैं मेरी भैंस को ढूंढ रहा हूँ, वो ही नहीं मिली। तो इनका भ्रष्टाचार कहाँ ढूंढोगे? ये उस्तरा नहीं खाते, पूरी की पूरी भैंस खाते हैं। तो ये सारा सूबेदारी इन्होंने कायम की। मैंने उदाहरण क्यों दिया? इन्होंने कायम की कि मिनिस्टर कौन है? बोले ये मिनिस्टर है बानसूर का, ये मिनिस्टर है वहां का, ये एमएलए वहां का, ये एमएलए वहां। इनको सूबेदार बना दिया कि बोलो भाई तुम किसको एसडीएम चाहते हो, उसको एसडीएम लगा दिया।
तुम किसको थानादार चाहते हो, उसको थानादार लगा दिया। तुम किसको डीएसपी चाहते हो, डीएसपी लगा दिया। किसको गिरदार चाहते हो, गिरदार लगा दिया। चौकीदार किसको चाहते हो, वो तो चौकीदार लगा दिया। चपरासी से लेकर ऊपर तक सारे लगा दिए। अब लगा दिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा देखो मेरी सरकार का पाया नहीं हिलना चाहिए। बोले पाया नहीं हिलना चाहिए तो हमारा पाया मजबूत रहना चाहिए। तो बोले आपका पाया मजबूत कैसा होगा, बोले टका धर्मम टका कर्मम, ये पैसा आएगा तब होगा। बोले पैसे के लिए मैंने तुमको दे दिए, एक नहीं 2 4 5 जितने अफसर मांगे थे वो सारे अफसर दे दिए। इसलिए तुम इनसे कमाओ खाओ और मुझे पक्का रखो। तो सारे मंत्रियों ने, सारे एमएलए ने अफसरों के माध्यम से मैंने की बंदी बांधकर भ्रष्टाचार के गर्त में राजस्थान को डुबो दिया और राजस्थान में सूबेदारी प्रथा कायम कर दी। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज तक नहीं, चाहे जो बुलाओ। इनका सब गुना माफ, मंत्रियों का सब कुछ बाप, और मंत्रियों का फिर संरक्षण ऐसे वर्गों को मिल गया, ऐसे लोगों को मिल गया जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो बदमाशी करते हैं। उन सारे तत्वों को मंत्रियों का और एमएलए का संरक्षण प्राप्त हुआ, इसलिए सारा काम इनके संरक्षण में चल रहा है। फिर सरकार घोषणाएं करती है, गहलोत साहब रोज घोषणाएं करते। गहलोत साहब कह रहे थे कि यह पहली बार सरकार है जब 4 साल में सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल सब सही कह रहे हो, 4 साल में सरकार के खिलाफ ये आंधी है, ये आंधी है। तो ये आंधी चल रही है। अब घोषणा करते हैं मैं ये खोल दूंगा, मैं दूंगा नहीं। तुमको तो भोजन चाहिए, ब्राह्मण हो तो हाथ जोड़कर मांग लेना, ये तुम चाहोगे जितना दे देंगे। तो वो एक दिन सेठ के घर गया, रात को सोया। सेठ ने कहा खाना वाना खाओगे, बोलो नहीं खाऊंगा, आप तो सो जाओ, मैं तो मेरे व्यवस्था है। और उसने उसके हाथ जोड़कर कहा हलवा ला दे, पूड़ी ला दे, सब्जी ला दे, रसगुल्ला ला दे, गुलाब जामुन ला दे। वो सब आ गए और पंडित जी खाकर सो गए। सेठ जी ने देखा यार ये काम तगड़ा है, तो उन्होंने रात को सोते समय चुपके से उस शंखनी को तो निकाल लिया और एक शंख रख दिया। वो ब्राह्मण दुखी हुआ, फिर समुद्र के पास गया। समुद्र के पास जाकर बोला मेरी तो चली गई, बोलो तुमको बड़ा शंख देता हूँ, इस बार ये ले जा, ये तेरा भी भला कर देगा और सेठ का भी भला कर देगा। वो लेकर आ गए। रात को फिर बैठा, बोले 1000 दो, बोले 5000 ले, बोले 5000 दो, बोले 10,000 ले, 10,000 1 करोड़ तक पहुंच गया। उसने कहा बाकी सुबह लूंगा। ऐसा कर कर सो गया। सेठ ने देखा वो तो खाना ही देती है, ये शंख तो करोड़ों दे रहा है। तो वो शंखनी तो वापस रख दी और वो शंख उठाकर ले गए। अब वो पंडित जी चले गए और सेठ जी जो शंख को कहते हैं बोल 1000, बोले 2 लाख, बोले 2 लाख दे, 4 लाख ले, 4 लाख ले, बोले 10 लाख ले, 10 लाख दे, बोले 20 लाख दे, अरबों तक पहुंच गया। अरे बोलो दे तो सही, बोले मैं देता नहीं हूं, मैं तो बोलता ही डफोड़ शंख हूं, मैं तो बोलूंगा दूंगा नहीं। तो ये जो सरकार है ना, ये तो डफोड़ शंख सरकार है, ये तो बोलती है देती नहीं है। इसलिए देने वाली सरकार नहीं है, बदामी ददामी ये सरकार नहीं है। ये सरकार, अब इस सरकार ने घोषणा की कि हम किसानों के लिए कर्जा माफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने कहा ये 10 तक की गिनती क्यों बोली राहुल जी ने, मुझको 10 के आगे इनको बोली जो है ना, इनको पढ़ाया 10 तक की है, आगे अंग्रेजी में आती 11 12 13 14, 10 के आगे गिनती नहीं आती, इसलिए उन्होंने 10 ही बोली। और 10 बोली तो कर्जा माफ, तो कर्जा तो माफ नहीं हुआ। लेकिन मैंने इस बार राज्यसभा में प्रश्न पूछा था कि 3 साल में मोदी सरकार ने राजस्थान का पूछा, मैंने राजस्थान के किसानों को डायरेक्ट जो रुपया ट्रांसफर करते हैं उसमें कितना रुपया गया, तो उनका 14,886 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने डायरेक्ट किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये किस्त करके डाला। ये मोदी जी ने डाला। तो काम तो इसको कहते हैं, एक काम नहीं है। इस सरकार के बारे में तो मैंने कह दिया डबोल संघ। लेकिन मोदी जी की सरकार की जब बात करते हैं, लंबा समय नहीं लूंगा, राजवंशी सिंह बोलेंगे और बोलेंगे कितने क्षेत्रों में काम। आप कल्पना करिए, भारत की कल्पना करिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।
हम बहुत 500 वर्ष पहले हमारी संस्कृति पर आक्रमण होकर राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। 500 साल तक 36 लड़ाइयां लड़ी गई, हजारों लोग मरे। मैं कार जत्थे का पहला नेतृत्व करके गया था जयपुर से। हमने वहां बाबरी ढांचे के विध्वंस के समय